हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर क्राफ्टर्स में। तो आज हम लोग देख रहे हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, है ना। चैप्टर टू का है पार्ट 3। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में आज बेल्शविक क्रांति, खूनी रविवार और अक्टूबर की क्रांति, ये सबको हम लोग जानेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग जान लिए थे सर्वहारा वर्ग कार्ल मार्क्स के बारे में, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के बारे में जो निर्णय लिए गए थे, है ना। इस सब को हम लोग सेकंड पार्ट में जान लिए थे। तो आज हम लोग को देखना है पार्ट 3 में, है ना, बेल्शविक क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि बात जान लें, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, है ना। और भी अच्छा लगता है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग बेल्शविक क्रांति, ठीक है। 1917 की बेल्शविक क्रांति, इसको लोग नवंबर की भी क्रांति बोलते, है ना, नवंबर की क्रांति भी बोलते। तो देखते हैं हम लोग 1917 की बेल्शविक क्रांति। कहता है रूस में 1917 में हुई क्रांति को ही बेल्शविक क्रांति कहा जाता है। कहता है जो रूस में 1917 में जो क्रांति हुआ था ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्शविक क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं वो जानते हैं। कहता है बेल्शविक नामक राजनीतिक समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहता है कि इसको बेल्शविक क्रांति क्यों कहते हैं। कहता है बेल्शविक नामक राजनीतिक समूह ने ही इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और क्रांति की दिशा एवं दशा निर्धारित की थी। समझ में आ गया कि बेल्शविक क्रांति क्या है। कहता है जो रूस में 1917 में ही जो क्रांति हुआ था ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेल्शविक क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं कि बेल्शविक नामक राजनीतिक समूह ने, बेल्शविक नामक राजनीति समूह ने इस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कहता है क्रांति की दिशा एवं दशा को निर्धारित की थी। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1917 की बेल्शविक क्रांति कहते। आगे कहता है इस क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। जो बेल्शविक क्रांति थी हुई थी 1917 में, इसके क्या है, निम्नलिखित कारण थे। तो सबसे पहला कारण क्या था, जार की, है ना, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। तो पहले जार कहते हैं किसे, जार का मतलब होता है सम्राट, ठीक है। जार का मतलब सम्राट होता है, यानी कि जार मतलब एक बर्तन भी होता है ना, तो बर्तन नहीं, जार का मतलब रूस में क्या होता है, सम्राट होता है। कहता है सम्राट की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। तो देखते हैं, कहता है 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। कहता है 1917 से पहले रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। कहता है जो रोमनोव राजवंश का शासन था, उस समय रूस के सम्राट को क्या बोला जाता था, जार बोला जाता था। कहता है जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासन काल में क्रांति हुई। कहता है जो बेल्शविक क्रांति हुआ था वो किसके शासन काल में, तो जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में हुआ था। कहता है जो राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था, ठीक है। कहता है कि राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था, उसे आम लोगों की सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। कहता है जो जार निकोलस द्वितीय था ना, उसको किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख का कोई चिंता हुआ करता ही नहीं था, मतलब उससे किसी से मतलब ही नहीं था। कहता है जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर और अकुशल थी। कहता है जो उसके
शासनकाल में जो अफसरशाही लोग थे वो अकुशल और अस्थिर थे, ये उसको कुछ चिंता ही नहीं था। तो उसके जो सदन संसद जो बोलते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी अच्छे व्यक्ति थे ही नहीं, है ना। वो किसी चीज में निपुण नहीं थे, है ना। जो मन में आया वो उन लोगों को शामिल कर लिया करते थे। ठीक है, तो इसके निम्नलिखित कारण है। तो सेकंड देखते हैं हम लोग कृषकों की दयनीय स्थिति। क्या है कृषकों की दयनीय स्थिति? कहते उसके शासनकाल में कृषक मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब थी। तो देखते हैं, कहता है रूस में बहुत संख्यक भाग कृषक ही थे। कहता है जो रूस में, कहता है बहुत से जो लोक संख्या था जो कृषक ही थे, वहाँ रूस के जो लोग थे वो ज़्यादा क्या थे? कृषक थे। कृषक मतलब कृषि करने वाले, है ना। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। कहता है जो वहाँ के किसान मजदूर थे उनकी स्थिति क्या थी? अत्यंत दयनीय, मतलब बहुत ही बदतर हालत थी। उनके पास पूंजी का अभाव था और करों के बोझ से दबे हुए थे। कहता है कि वहाँ जो किसान मजदूर लोग थे उनके पास किसी प्रकार का कोई पूंजी नहीं था और वो एक दूसरे से मतलब क्या कर्ज भी लिए हुए थे। तो उनके कर्ज का भी उनके पास बोझ था, है ना। उनके पास तो पहले से पूंजी नहीं थी, है ना, और वो एक कर्ज लिए थे, उनसे वो दबे हुए थे। कहता है ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई उपाय नहीं था। कहते उन लोगों किसानों के पास कि क्रांति करने के अलावा कोई और उनके पास कोई उपाय नहीं था। कंप्लीट है, उनके पास कोई उपाय नहीं थे। कंप्लीट है। अन्ना ही जार निकोलस द्वितीय कुछ कर रहा था। कहता है एक पॉइंट है हमारे यहाँ पे, इसको ध्यान देंगे। कहता है 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। कहता है 1861 ईस्वी में, कब? 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता को समाप्त कर दी गई थी। कंप्लीट है। जो पहले कृषि दास्ता था, है ना, उसी क्या उसको समाप्त कर दिया गया। कब? 1861 में। किसके द्वारा? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। कंप्लीट है। आगे देखते हैं। थर्ड नंबर है मजदूरों की दयनीय स्थिति। कहता हुआ मजदूर भी लोग थे ना, उनका भी स्थिति बहुत ही खराब था। कहने का अर्थ है, समझेंगे इसको, रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। जैसे कि वहाँ किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, उसी प्रकार मजदूर लोग भी कोई अच्छे नहीं थे। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, लेकिन उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। कहते हैं वहाँ के रूस के जो मजदूर थे उन्हें अधिक काम करना भी पड़ता था, है ना, और उनकी मजदूरी भी बहुत कम थी। कहता है मजदूरों का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। कहता है मजदूरों के पास कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे। अपनी मांगों के समर्थन में वो हड़ताल पर नहीं कर सकते थे। कहता है जो मजदूर थे वहाँ किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। वो अपनी मांगों के लिए, है ना, वो हड़ताल ये सब कुछ भी नहीं कर सकते थे, है ना। ध्यान रखेंगे इस चीज को। कहता था वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। कहता है वहां जो उनकी स्थिति थे ना उससे भी संतुष्ट नहीं थे। बताओ, जिनको काम ज्यादा करना पड़े और उनकी मजदूरी कम मिले, क्या वो इस चीज से वो संतुष्ट होगा? कभी नहीं होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि वहां पर कोई भी लोग संतुष्ट नहीं थे इस चीज से, है ना। न तो वो अपने हड़ताल वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं थे मजदूरों के पास। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 नंबर है औद्योगिकरण की समस्या, है ना। तो औद्योगिकरण की समस्या में सबसे ज्यादा मुख्य बात क्या था? कहता है कि यहाँ का जो कुछ क्षेत्र था, है ना, कुछ क्षेत्र में उद्योगों का थे। कुछ क्षेत्र में जो रूस के कुछ क्षेत्र में उद्योग थे, है ना। बाकी जो थे वहां भी पूंजी का बहुत ही कमी था। ठीक है,
इसी कारण औद्योगिकरण की समस्या आ गया। औद्योगिक फैक्ट्रियां थी तो कुछ जगहों में, और बाकी जगह भी तो वहां उनमें पूंजी की अभाव थी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। अगला है रूसीकरण की नीति। ठीक है, रूसीकरण की नीति, तो ये क्या था, इसमें समझेंगे हम। रूसीकरण में कहता है जार निकोलस द्वितीय के द्वारा, है ना, एक जारी की गई रूसीकरण नीति से परेशान थे। जो वहां के लोग थे, जो जार के द्वारा एक नीति लाया गया था, है ना, जो जितना भी नीति से उन लोगों को बहुत ही ज्यादा, मतलब कि क्या बोल सकते हो, परेशान थे, है ना, उसकी नीति से। कहता है इसका नीति क्या था जार निकोलस द्वितीय का, किसके अनुसार जार ने जितने भी देश के सभी लोगों पर उनको बोला था रूसी भाषा, ठीक है, शिक्षा, संस्कृति, कहता है जितना भी रूसीकरण की नीति थी, वो जार निकोलस चाहते किसी भी समुदाय धर्म का लोग हो वो रूसी भाषा को जाने, शिक्षा को जाने, संस्कृति को जाने, है ना, वो किसी दूसरे धर्म, लैंग्वेज, भाषा, संस्कृति को ना अपनाए, है ना। जो रूसीकरण की नीति में ये सब दिया बोला था जार निकोलस द्वितीय ने, है ना। इसी के कारण, ठीक है, उन लोग बहुत परेशान थे। अगर हम बताओ, अगर आप लोग ही ये हिंदी जानते, है ना, यहाँ की सरकार बोले कि आपको उर्दू सीखना जरूरी है ना, अब जो भी बोलेंगे वो उर्दू में जानेंगे, है ना। कहता है शिक्षा कि आपको अगर पढ़ना है फिजिक्स अभी पढ़ना है, और सरकार बोले कि आपको मैथ भी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है तो पढ़ना है, क्या इससे आप खुश होंगे? इससे क्या होगी? परेशानी हो गई। ठीक है, सबसे बड़ा समस्या था रूसीकरण की नीति में। ठीक है, अगला है, अच्छा इसी में जान लेते हैं, इसी के कारण 1863 में इस नीति के विरुद्ध में पोलो ने विद्रोह किया था। एक पोलो व्यक्ति थे, 1863 में जो रूसीकरण की नीति अपनाया गया था उसके विरुद्ध उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन उनको बहुत ही निर्दयी पूर्वक उनका दमन भी कर दिया गया। ठीक है, बहुत ही जार निकोलस बहुत ही निर्दयी और निरंकुश था, शासक था। ठीक है, वहाँ के लोगों के विरुद्ध उन्हें सोचा कि इस नीति को हटाया जाए, तो 1863 में उसने विरोध शुरू कर दिया पोलो ने, और उनको फिर निर्दयी पूर्वक दमन कर दिया गया। कंप्लीट है। अगला है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके आसपास, है ना, कि अगर आपके आसपास के शहर में कुछ हो तो इसका असर बगल वाले राज्यों में भी पड़ता है ना। तो इस समय युद्ध हो रहा था, क्रीमिया के युद्ध, जापान, है ना, जापान में 1950 की क्रांति, ये सब था, तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ा था? रूस पे पड़ा था। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में जाने थे, है ना, राष्ट्रवाद में। कंप्लीट है। हंगरी में राष्ट्रवाद का आंदोलन जागा, तो पोलैंड में तो बोहेमिया में, है ना, पोलैंड बोहेमिया से फिर हंगरी में। उसी प्रकार वहाँ भी विदेशी घटनाओं का प्रभाव हुआ था। अगला है रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। इसमें कहता है कि इसमें बहुत से बड़े बड़े अच्छे लोग थे, बुद्धिजीवी, मतलब बुद्धिजीवी कहने का मतलब विद्वान लोग भी थे, है ना, कि वहाँ के लोगों को बताया, विचारों को अपने विचारों को उनके साथ में रखा था, है ना। ये सभी बहुत ही कारण थे रूसी क्रांति के, बेल्शविक क्रांति के, है ना। तो इसको डिफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं खूनी रविवार। ठीक है, खूनी रविवार। तो खूनी रविवार क्या है जो जान लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये खूनी रविवार, ये बहुत ही याद भी हो जाना चाहिए।
कहता है 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में, जब 1905 ईस्वी में रूस और जापान में युद्ध हो रहा था, है ना, तो एशिया के छोटे देश जापान से पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। कहता है रूस और जापान में जब युद्ध हो रहा था ना, ठीक है, तो एशिया के एक छोटा सा देश, कौन, जापान से, है ना, जापान से रूस हार गया था, ठीक है, जिसके कारण वहां क्या हो गई, क्रांति हो गई। अब बताओ, एक छोटा सा देश, है ना, और एक बड़ा सा देश, अगर छोटे से देश से बड़ा देश हार जाए तो कितना दुख की बात है ना। तो वहां के लोगों में इसी के कारण क्रांति हो गई। कंप्लीट है। तो वही कहता है 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। कहते हैं कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, ठीक है, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, कहते हैं वहां के एक लोगों का समूह था जो रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। और कहता है लेकिन जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था। कहता है बताइए, जब 9 जनवरी 1905 को लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ, है ना, सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। कहता है उतने में ही जार की सेना ने उन लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। और उस दिन क्या था, रविवार का दिन था। इसीलिए इस स्थिति को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। कंप्लीट है। कहता है खूनी रविवार समझ में आ गया। कहता है वहां के लोग 9 जनवरी 1905 को रोटी दो के नारों के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे प्रदर्शन करते हुए, है ना। तो वहां की सेना, जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और उस दिन था रविवार, है ना। इसीलिए इस तिथि को क्या कहते हैं, खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानते हैं। कंप्लीट है। आपसे पूछेगा खूनी रविवार क्या है, तो आप लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की है। और पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वार एंड पीस की रचना किनकी है, तो लियो टॉल्स्टॉय की, है ना। आगे है 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेट पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछेगा सोशल डेमोक्रेट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1898 ईस्वी में, है ना। 1898 ईस्वी में हुआ था, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ था, जो किसानों को मांगों को उठाती थी। कहता है 1901 ईस्वी में एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ, जो किसानों की बातों को सरकार के सामने रखती थी या फिर बातों को उठाती थी, है ना, बहुत जोर तोड़ से उठाती थी। कंप्लीट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना। आज हम लोग जान लिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न था हम लोग का, 1917 की बेल्शविक क्रांति और खूनी रविवार, है ना। ये 2 चीजों को हम लोग जाना। इसमें से आपसे प्रश्न पूछते हैं 1917 की बेल्शविक क्रांति क्या थे और खूनी रविवार क्या है ना। तो इस चीज को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखेंगे हम लोग
नेक्स्ट पार्ट में जो आपके पास लास्ट पार्ट होगा ना, 4 पार्ट में हम लोग पूरे वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में, और वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।